आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM। मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल, इस सीरीज में हम उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा को बढ़ते देखा, बनते देखा और ग्रेटर नोएडा की तरक्की में अहम योगदान रहा। आज हम आपके साथ जोड़ रहे हैं दादरी क्षेत्र के पूर्व विधायक नवाब सिंह नागर जी को, जो बताएंगे कि कैसे ग्रेटर नोएडा के विकास में उनका योगदान रहा। नागर जी का मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नागर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी विनोद जी। नागर जी, मैं जानना चाहता हूं कि जब ग्रेटर नोएडा बन रहा था और आप दादरी क्षेत्र में सक्रिय थे, उस समय ग्रेटर नोएडा शायद 5 वर्ष का था जब पहली बार आप विधायक बने थे, और ग्रेटर नोएडा 30 साल हो गए हैं लगभग। तो जब ग्रेटर नोएडा बन रहा था उस समय किस तरह की प्रशासनिक और कैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था, और आप लोगों के प्रयास से ग्रेटर नोएडा को बेहतर बनाने में कितना योगदान दिया, आप हमारे श्रोताओं को बताइए जी। देखिए, उस समय 96 में हम पहली बार दादरी क्षेत्र से विधायक बने थे जी। तो उससे पहले यहाँ पर जो माहौल था वो उद्योग के बिल्कुल अनुकूल नहीं था, और उद्योगपतियों में भी और आम लोगों में भी ये धारणा थी कि यहाँ उद्योग लगाना सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार का एक माहौल बना हुआ था जी जी। तो उसके बाद हमारे आने के बाद हमने कोशिश की कि यहाँ पर माहौल अच्छा हो और उद्योग को भी संरक्षण मिले और उससे लोगों को यहाँ रोजगार मिले, प्रदेश को राजस्व मिले जी। तो इसके लिए बेहतर प्रयास किए गए और यहाँ पर वातावरण अच्छा हुआ, और उसके बाद ही नोएडा में भी और ग्रेटर नोएडा में भी अच्छी संख्या में उद्योग लगे और यहाँ पर काफी अच्छा विकास हुआ जी। और अधिकारियों को भी, क्योंकि हम रहे तो उनसे साथ हमारा भी तालमेल बनाने का भी कोशिश किया गया, थोड़ा सा दबाव बनाने का भी कोशिश किया गया जी, और उसके कारण से फिर बेहतर स्थिति यहाँ पर बनी। उस समय उस समय किसानों का भी एक मामला था जो 110 रुपये मुआवजा किया गया था उस समय शायद। हाँ, मतलब किसानों को, क्योंकि प्राधिकरण जो है वो बहुत ही कम मुआवजा देने की स्थिति में रहते थे, तो इसके कारण से किसान भी बहुत परेशान रहते थे, प्रोटेस्ट करते रहते थे। तो उस समय हमने यहाँ पर आंदोलन भी किए, दबाव बनाया और उसके बाद फिर ये थोड़ा मुआवजे के बारे में सहमति बनी और किसानों ने भी सहमति दी और उसके बाद में फिर जो बयान होना शुरू हुआ और स्थिति बेहतर हुई। अच्छा, जब ग्रेटर नोएडा जब आते थे आप उस समय, क्योंकि 91 में बना था, 96 में आए थे, तो कैसे आते थे उस समय? आने जाने के साधन, सड़कें कैसी थी और किस तरीके से अप्रोचेबल रोड बनी और शहर का विकास कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा और बताइए विस्तार से जी। हाँ, क्योंकि उस समय तो ग्रेटर नोएडा में बिल्कुल रास्तों का भी अभाव था और बिल्कुल यहाँ पर खेती होती थी और खेती में भी, क्योंकि यमुना क्षेत्र था, बाढ़ का क्षेत्र था विशेष रूप से जी जी, तो इसलिए उस तरह का माहौल था। तो यहाँ पर रास्ते खराब कुछ थे ही नहीं, मतलब तो जब ये नोएडा शुरू हुआ, नोएडा के बाद जब ग्रेटर नोएडा शुरू हुआ, पहले तो नोएडा में से एक विश्वास बना लोगों में, और यहाँ भी फिर मुआवजे की स्थिति पहले जो बहुत कम थी, पहले 4-5 गांव थे, घरोला वगैरह है, आपके चोड़ा वगैरह है, आपके गांव भी उसमें रहे हैं जी जी जी, तो उसमें ना के बराबर ही मुआवजे दिए गए। और उसके बाद जो हुआ, नोएडा से शुरुआत हुई 110 से फिर 160 मुआवजा देने की व्यवस्था हुई, तो लोगों ने सहमति दी और उसके बाद में फिर आगे लगातार ये 10% देने का बाद जिसको इन्होंने 6% किया तो 7% किया, टोकन देने की व्यवस्था भी हम लोगों ने दबाव बना के उसको बनाई गई, उससे भी थोड़ा किसानों को थोड़ा सा बल मिला और फिर लगातार स्थिति बनती रही। और उसमें मैं कहूँगा कि कुछ अच्छे अधिकारी जो आते हैं उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जी, क्योंकि अधिकारियों का बहुत सारे इनका समय काटने का रहता है और
बहुत सारे इनका दूसरा अपने हित काटने का रहता है। जी जी। लेकिन कुछ अधिकारी जो मन से चाहते हैं कोई वास्तव में काम हो, प्रदेश का भला हो, जनता का भला हो, देश का भला हो, तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसमें मैं ग्रेटर नोएडा के विकास में ब्रजेश कुमार जी का जरूर नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने वास्तव में इसकी शुरुआत जमाने में बहुत अहम भूमिका अदा करी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, ऐसी रोड सड़कें बनाई हैं, ऐसा रोड बनाया है जी जी। और उसके मेन रोड के साथ साथ सबके साइड रोड है कि वास्तव में आज भी वो देखने से लगता है कि वास्तव में किसी अधिकारी ने इसको ठीक से इसका व्यवस्था की है। और उन्होंने किसानों के साथ भी अच्छा तालमेल बनाया, उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन रखा और मेल भाव रखा और उनके प्रति नियत भी ठीक रही और इसके कारण से ग्रेटर नोएडा की नींव ठीक से पड़ी और आगे प्रगति हुई। तो इसमें ब्रजेश जैसे अधिकारी का भी वास्तव में बहुत अच्छा रोल रहा है और उससे यहाँ के विकास में गति मिली है। और उसके बाद फिर रास्ते बने और जमीन मिली और धीरे धीरे मामला काफी तेजी से विकसित हुआ जी और बहुत अच्छी तरीके से नोएडा आगे बढ़ा। अच्छा, जैसे ग्रेटर नोएडा के विकास अब 30 साल हो गए हैं, आपके दिमाग में उस समय कोई ऐसी बात आ रही होगी कि भाई ग्रेटर नोएडा में अगर ये चीज हो जाए तो बेहतर होगा, या हुई वो आपके प्रयासों से, चाहे वो ग्रीनरी का मामला हो, पार्क का मामला हो, खेल के मैदान हो, तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए, आज भी बहुत सारे इलाकों में ऐसी टीस आपके मन में है कि अगर ये चीज हो जाए गांवों में, चाहे वो ग्रेटर नोएडा के गांव हैं या शहर के इलाका है, क्योंकि पूर्व विधायक के नाते आप अपनी प्रतिक्रिया में दे सकते हैं कि अधिकारियों को सुझाव के रूप में क्या क्या करना चाहिए आने वाले दिनों में ताकि ग्रेटर नोएडा में और बेहतर हो सकता हो। जी तो क्योंकि किसानों के पिछले भी मामले, आबादी के मामले जैसे अभी भी काफी हद तक लंबित है जी। और 64% मुआवजा वाली बात जो कोर्ट के द्वारा हुई थी उसमें भी एक विधान रहता है कि भाई जिन्होंने कोर्ट के जहाँ से आगे जिनके लिए हो गए केवल उन्हीं को दिया जाएगा, जबकि और जो किसान है जो उसी समय की जमीन दी गई तो वो भी चाहते हैं भाई हमारा क्या दोष है उसमें, हम कोर्ट में नहीं गई, हमारा अपराध है तो हमें भी वो मिलना चाहिए। इसमें ये इन्होंने जो कहा है कि केवल उन्हीं को मिलेगा जो कोर्ट में गए, तो इसका लोगों में एक थोड़ा सा अंदर बहुत प्रतिक्रिया है और इसका कोई ना कोई रास्ता प्राधिकरण को किसानों के साथ तालमेल करके उनकी भी मदद करनी चाहिए जिससे उनमें संतुष्टि हो, क्योंकि उनकी जमीन चली गई है और हमेशा के लिए चली गई है तो और उसी पे हम सब कुछ काम कर रहे हैं। तो किसानों की आबादी वाले मामले में भी और इनको ये अतिरिक्त मुआवजा जो देना है इसके बारे में भी करना चाहिए और उसके साथ साथ इनको जो प्लॉट दिए गए हैं उनके अच्छे गांव के साथ जो दिए गए हैं प्लॉट जो है जी। उनमें बढ़िया रास्ते बने, बढ़िया वहाँ पर विकास हो जाए तो उसकी कीमत कई गुना उनकी बढ़ जाएगी और उनको काम धंधे करने की भी उसमें मदद की जाए जिससे ये लोग काम धंधे कर सकें और अपने जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो उसमें लग सकें, हिल्ले में लग सकें, क्योंकि अभी भी यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के बच्चे उनको रोजगार नहीं है और पैसा थोड़ा मिल गया तो उससे चमक दमक दिमाग में आ गई, उससे बड़ी गाड़ियां ले ली और अच्छे कपड़े पहन लिए, उससे भला होने वाला नहीं है। भला जब भी होगा जब ये थोड़ा सा वो एजुकेटेड होंगे और एजुकेटेड भी होने के बाद भी काम धंधे नहीं मिलते हैं तो इसलिए और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। इसीलिए उनको कंपनियों में काम धंधे मिलते हैं वो तो मिले ही मिले, लेकिन वो अपना स्वरोजगार भी कर सकें इसके लिए भी थोड़ा सा व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब होंगी तो इससे यहाँ का विकास भी आएगा, यहाँ का जो माहौल है वो सामंजस्यपूर्ण रहेगा और जो वो फैक्ट्री के यहाँ के किसानों में तालमेल रहेगा और वो इस क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा स्थिति बनेगी। अच्छा, जैसे नोएडा में जब नोएडा बना था तो मुद्दा उठा था कि जिस समय गांव की जमीन जा रही थी तो किसानों के बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला और उनकी सस्ती चिकित्सा, जो भी अस्पताल खुले उनमें थोड़ा सा ही प्रावधान रहे। तो इस तरह का ग्रेटर नोएडा में भी आज भी लोगों को रोजगार की समस्या जो आप बता रही हैं वो इसीलिए कि शिक्षा का स्तर, जैसे स्कूल खुल रहे हैं उनमें दाखिले की बात होती है तो वो मुद्दे उठते हैं, तो वो भी मुद्दा आपके सामने आया होगा उस समय भी। बिल्कुल आते रहे चाहिए, उसमें खड़ा भी है उन्होंने थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत प्रभावी ढंग से नहीं हुआ है, उसको बहुत करने की वास्तव में जरूरत है। क्योंकि
एजुकेशन के बिना भला होने वाला नहीं है। और एजुकेशन का जितनी जरूरत है उतना वास्तव में हमारे इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन पे ठीक है, पहले के मुकाबले लोग थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन की बहुत ज्यादा अभी आवश्यकता है। एजुकेशन होगी तो उनका विवेक भी बढ़ेगा, उनके अंदर लंबी सोच आएगी और अपने रोजगार में भी वो सक्षम होंगे। इसलिए उनको शिक्षा के जो कुछ हिस्सा उनको प्रायोरिटी पे एडमिशन अच्छी इन संस्थाओं में मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो प्राइवेट अस्पताल वगैरह भी हैं, इनमें भी उन लोगों को थोड़े रियायत के साथ और एक सहानुभूति के साथ, वैसे तो सभी के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आम धारणा ये बन गई है कि जो भी अस्पताल है वो केवल पैसा कमाने का एक स्रोत बन गए हैं और उनका जनहित का एक वो नहीं है, जबकि डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप माने जाते थे। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो भगवान का स्वरूप मान के सेवा के भाव से काम करते हैं। यदि थोड़ा उस भाव से काम किया जाए और लोगों को थोड़ी रियायत के साथ और सहानुभूति के साथ किया जाए तो उससे इस क्षेत्र में बेहतरी होगी। इसलिए एजुकेशन संस्थाएं और मेडिकल दोनों में इनकी मदद होने की स्थिति बननी चाहिए। अच्छा, जैसे अब डेवलपमेंट के नए मोड आए हैं, चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर का है, चाहे जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो उससे ग्रेटर नोएडा के विकास में कुछ नई ऊंचाई मिलेगी आपकी नजर में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है, माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने किया है, जी। इससे उत्तर प्रदेश नहीं सारे देश में, सारी दुनिया में ये चर्चा में आया है और सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ है। और क्योंकि नोएडा और यमुना आपस में मिले हुए हैं और दिल्ली से जाने के बाद ग्रेटर नोएडा पहले पड़ता है, फिर यमुना आगे आता है, तो स्वाभाविक रूप से यदि वहाँ पर प्रगति होगी तो उसका यहाँ के विकास में भी अच्छा सहयोग आएगा। इसलिए वहाँ पर जो इस समय इतनी चर्चा है, सारी सिटी, मेडिकल सिटी, डिवाइस सिटी, टॉय सिटी, फिल्म सिटी, इन सब पे बहुत ज्यादा चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जमीनी स्तर पे भी उतरनी चाहिए और जमीनी स्तर पे वो उतरेगी तो यहाँ पर अच्छा निवेश होगा और उसका प्रभाव ग्रेटर नोएडा पर भी मिलेगा, ग्रेटर नोएडा को भी उसका लाभ मिलेगा और यमुना को भी उसका लाभ मिलेगा। और वहाँ के जो सीओ हैं अरुण सिंह, वो भी इसमें अच्छा प्रयास कर रहे हैं और किसानों के साथ तालमेल बनाने का उनका भी एक वो रहता है, उनके प्रति भी अच्छा लोगों में विश्वास है और उम्मीद है कि इससे और बहुत अच्छी गति यमुना को भी मिलेगी और ग्रेटर नोएडा को मिलेगी और नोएडा को भी लाभ मिलेगा। अच्छा, जैसे दादरी इतना पुराना कस्बा है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अमूमन लोग मांग करते हैं कि दादरी तक मेट्रो का ट्रैक बनना चाहिए। जो भी अभी ग्रेटर नोएडा में मेट्रो है ये आगे तक बोडाकी तक जाएगा, उससे मिलेगा, तो दादरी जीटी रोड तक भी मेट्रो का लिंक मिलना चाहिए। उसके अलावा जो दादरी के आसपास में जो डेवलपमेंट है वो उस गति से होना चाहिए जिस गति से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। उसके बारे में क्या आपकी धारणा है? जी देखिए, क्योंकि अभी हम जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना की बात कर रहे थे जी, आप लोग भी समझ रहे हैं कि अभी इनके अलावा शासन ने अभी नए नोएडा, न्यू नोएडा की भी घोषणा की है जी, जिसमें दादरी के ही गांव बड़ी संख्या में शुरू में लिए जा रहे हैं और उसके बाद में बुलंदशहर के गांव लिए जा रहे हैं। जी जी, पहले चरण में ही संभवतः 20 गांव दादरी के हैं जी और शायद 60 गांव बुलंदशहर के हैं। 80 गांव शुरू पहले चरण में लेने की चर्चा है। जी जी जी। तो अगला जो विकास का जो केंद्र है उस तरफ ध्यान सरकार दे रही है, तो उसके लिए भी ये आवाजाही का सिस्टम, रोड का सिस्टम और उसमें मेट्रो का सिस्टम वो बहुत प्रभावी है। इसलिए दादरी क्षेत्र में भी और दादरी से आगे भी मेट्रो की व्यवस्था और तेज गति वाली सुविधा ये मिलेगी तो इससे विकास में बहुत सहयोग होगा, तो इसलिए वहाँ बनना भी बहुत जरूरी। जी 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 जी। अभी चूंकि दादरी में आप पहले भी विधायक रहे 10 साल और आज उसके बाद अभी भी बीजेपी का ही विधायक हैं, लेकिन दादरी में जैसे इस समय बस अड्डा की स्थिति है, उस बस अड्डे को बनवाने के लिए काफी प्रयास लोग कर रहे हैं। उस संदर्भ में क्या कभी आपकी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से या रोडवेज के अधिकारियों से बातचीत होती है या इस बारे में भी आपको प्रयास करेंगे? जी नहीं, देखिए, क्योंकि जैसे आवागमन के लिए अभी मेट्रो की बात हुई है, तो उससे पहले सबसे ज्यादा आवश्यकता तो
रोडवेज की है। जी जी। रोडवेज चल भी रही है और रोडवेज एक बहुत प्रभावी एक माध्यम है। जी जी जी। और तो इसलिए उनके लिए एक अच्छा स्टैंड हो, अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि अब शहर में तो दादरी में गुंजाइश छोटी सी जगह है वो, उसमें बहुत सीमित बस खड़ी हो सकती है। वहाँ भी इतनी भारी वहाँ भीड़ रहती है, इसका सीमा नहीं है। तो वो दादरी से पहले या दादरी के बाद में एक बड़ी जगह हो और वहाँ पर बढ़िया व्यवस्था इनके रुकने की, इनके ठहरने की और उनके बसों के लिए हो। जी जी। तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ क्षेत्र को भी मिलेगा, प्रदेश को भी मिलेगा। अच्छा, जैसे कभी आप दादरी से तिलपता से जाते हैं तो उस रोड पे जाम रहता है, तो आपको लगता है कि क्या यहाँ पर एक एलिवेटेड रोड होना चाहिए जो तिलपता गोल चक्कर से लेकर दादरी के होने की जरूरत है? वहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है जी कि दादरी को और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने का माध्यम केवल ये तिलपता वाला रास्ता ही है। और इन सब के लिए हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया कि दादरी और इसके बीच में रेलवे ओवरब्रिज बना है। आपको ध्यान होगा उस समय में नीतीश कुमार जी मंत्री थे तो उनके सामने हमने इसको बहुत रखा था, लेकिन इसमें बहुत काफी समय लगा। जी जी। लेकिन अब दोनों क्योंकि ये बन गए हैं रेलवे ओवरब्रिज जी, दोनों बन गए। दादरी का सीधा भी बन गया है और तो उसका रुब्बास वाला भी बन गया है जी। तो ये बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन जो आपने कहा कि दोनों का रास्ता तिलपता से जाता है जी, और तिलपता में क्योंकि तिलपता से पहले यहाँ पर एक बड़ा केंद्र वो भी है जहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, क्या कहते हैं उसको, रेलवे का। हाँ, कॉरिडोर जो है रेलवे की जहाँ वो खड़े होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत जाम लगने की स्थिति वहाँ पैदा होती है जी। और जब थोड़ा सा भी सुबह शाम का टाइम होता है तो उस समय निश्चित रूप से वहाँ जाम लगता है जी। तो इसके लिए वास्तव में पहले तो कोशिश हो रही थी, विधायक जी भी हमारे कोशिश करते रहे हैं कि तिलपता वाले उसको जोड़ सीधे 130 मीटर वाली रोड से तिलपता से पहले ही बाहर एक रोड सीधे जुड़ जाए, तो लोग कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो नहीं हो पाई है। लेकिन वो भी बननी चाहिए और उसके अलावा तिलपता में भी एलिवेटेड रोड बननी बहुत आवश्यक है जी जी। इससे दादरी और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने में और नए नोएडा को जोड़ने में बहुत लाभ मिलेगा जी जी जी। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात बताई है, याद दिलवा दिया जी जी जी। और अभी ग्रेटर नोएडा ने प्रयोग शुरू किया है कौशल विकास केंद्र का, जिसमें अलग अलग जगह पर कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। तो उनसे शायद जो हमारे बच्चे जो ट्रेंड नहीं है उनको प्रशिक्षण देने में मदद मिलेगी। इस तरह के और केंद्रों को खोले जाने की जरूरत है और कितनी सार्थकता है ऐसे केंद्रों की जी? हाँ, देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री में युवाओं को लेने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो पढ़ाई लिखाई तो उन्होंने की हुई है बच्चों ने, लेकिन उनको तकनीकी ज्ञान नहीं है। तकनीकी भी ले लिया लेकिन उनको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है जी जी जी। तो ये कौशल केंद्र जो हैं जी, यहाँ के उद्योगों की आवश्यकता को देखते हुए उनको पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज देने का माध्यम है जी जी जी। तो इसको प्रदेश सरकार हमारी और केंद्र सरकार भी दोनों इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं और इसको वास्तव में बहुत व्यापक पैमाने पे और बहुत गंभीरता से इसको बढ़ाने की जरूरत है जी। और जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो वास्तव में रोजगार है और रोजगार को बढ़ाने का और स्थानीय लोगों को देने का यही एक रास्ता है कि उनको कौशल केंद्रों के द्वारा उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, जिससे वो कंपनियों को अच्छे वहाँ के वो प्रोडक्ट मिल सके, अच्छे लड़के मिल सके। तो इसलिए इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, चलते चलते बताइए, ग्रेटर नोएडा में जो लोग रहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और ग्रेटर नोएडा शहर का नजरिया क्या है, और आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है जो ग्रेटर नोएडा में अभी नहीं है, वो चीज होनी चाहिए जो एक मिसाल बने जी? ग्रेटर नोएडा में जो वैसे तो शिक्षा का केंद्र भी ग्रेटर नोएडा बड़े स्तर पर है जी, मेडिकल वो भी उसमें है, लेकिन वही जो पहले जिक्र किया था कि ये सुविधाएं जी प्राइवेट में क्योंकि बहुत महंगी हैं और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन से बच्चे जो आ रहे हैं वो सारे जी मेडिकल में, क्योंकि यहाँ महंगी पढ़ाई होने की वजह से वहाँ जाना पड़ा जी 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 जी। तो इस तरह की व्यवस्था बना कि हमारे पास ग्रेटर नोएडा में संस्थाएं भी बहुत हैं, एजुकेशन का हब है,
लेकिन वहाँ पर बच्चों को सस्ती एजुकेशन मिले तो वो बड़ी संख्या में फिर देश के भी और प्रदेश के भी बच्चे वहाँ पढ़ेंगे और इस एजुकेशन हब का लाभ प्रदेश को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा और ग्रेटर नोएडा के विकास में भी प्रगति आएगी। अभी ग्रेटर नोएडा में वास्तव में जितने विकास की गुंजाइश है उतनी तेजी से विकास नहीं हो रहा है। अभी भी आबादी कंपेरेटिवली वहाँ धीमी है, तो इसके लिए वहाँ और अधिक प्रगति की जरूरत है। जी जी जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात की और विस्तार से दादरी क्षेत्र का और ग्रेटर नोएडा विकास की जो दास्तान आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नागर जी। नहीं, आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल का भी, क्योंकि आप जनहित की बात हमेशा उठाते रहे हैं नागर जी, तो इसलिए आपके चैनल का भी बधाई है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।